एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा बताना। एक तो होता है एक्सेलरेशन, मतलब कि जब हम किसी भी बॉडी पर या तो उसको पुश करते हैं या उसको पुल करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो उसी वेलोसिटी के चेंज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुश नहीं कर रहे हैं ना ही हम पुल कर रहे हैं। कौन पुश या पुल कर रहा है, अर्थ। जब अर्थ ने किसी भी बॉडी को या तो पुश किया या पुल किया, मतलब अर्थ ने फोर्स लगाया और उसके बाद जो उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है, तो उस एक्सेलरेशन का नाम क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब उसका वीआईपी नेम हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखो इसके आगे acceleration experienced by the earth, acceleration experienced by the body due to gravitational force of attraction, due to gravitational force of ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बॉडी जितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करती है उसका नाम क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर देखो सिंपली अगर हम देखें कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी m1 हाँ m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। m1 m2 की बजाय यहाँ पे जो कैपिटल M होगा वो होगा मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल वाला m होगा वो क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बॉडी का मास। स्मॉल m से दिखाते हैं हम बॉडी के मास को। ठीक है, उसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम दिखाएंगे g से, जो ये वीआईपी एक्सेलरेशन है इसको हम दिखाते हैं g से, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है फोर्स इसके इक्वल होता है, सेकंड इक्वेशन बोल रही है फोर्स इसके इक्वल है। दैट मीन्स हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2 क्या होगा, एम जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। m से m कैंसिल, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू आ गई जी m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये यहाँ से आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका फॉर्मूला बनेगा जी m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जो ये g है ना किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो जो भी प्लैनेट हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे किसका ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं, अर्थ का, तो ये r अर्थ की रेडियस है, m किसका होगा, मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि चाहे मैं इस मार्कर को गिराऊं या फिर इस डस्टर को नीचे गिराऊं, अर्थ दोनों के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगाएगी वो सेम लगाएगी। मतलब अर्थ के अकॉर्डिंग ये मेरे हाथ में अभी रेस्ट भी है ना, छोड़ दूंगी ना, तो दोनों के दोनों सेम टाइम पीरियड के अंदर नीचे पहुंचेंगे। बट ऐसा तो नहीं होता है, जो चीज़ भारी होती है वो जल्दी नीचे गिरती है हल्की चीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों होता है उससे पहले ये देखो जो जी है वो डिपेंड ही सिर्फ
अर्थ के मास पे करती है और अर्थ की रेडियस पे करती है, उसके लिए बॉडीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी ये वाली बॉडी जल्दी नीचे क्यों गिरेगी? क्योंकि इसके ऊपर जो भी एयर वगैरह का फोर्सेस है वो कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और मार्कर का मास कम है। मार्कर का मास कम होने की वजह से जो एयर है वो इसको जल्दी रोक पाएगी। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, जब उन्होंने लैब में, नॉर्मली लैब में जब हवा चल रही थी नॉर्मल जैसे अभी रूम में है, उस टाइम पे उन्होंने एक जो पक्षी नहीं होते उनके पंख होते हैं बिल्कुल हल्के होते हैं ना, उसको गिराया और एक बॉल को गिरा। तो उन्होंने देखा पंख तो धीरे धीरे नीचे गिरा, जब तक तो बॉल को 3-4 बार गिरा ले, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि जो जी है वो तो दोनों के लिए सेम है, तो फिर भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर साइंटिस्ट ने उस सेम एक्सपेरिमेंट को एक वैक्यूम के अंदर किया, तब उन्होंने देखा कि दोनों सेम टाइम पीरियड के अंदर नीचे गिरती है। तो ध्यान रखना है, जो जी है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है, ना ही उसको बॉडी के साइज से कोई मतलब है। वो किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब क्या ये जी हमेशा सेम रहेगा? इस जी की वैल्यू हम लेते हैं 9.8, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू हमेशा यही रहने वाली है या चेंज होगी? अभी के लिए हम देखेंगे कि जब बॉडी अर्थ से ऊपर जा रही है, अर्थ से ऊपर मतलब ग्लोब, समझ सकते हो, इमेजिन करो यहाँ पे ग्लोब है, बिल्कुल ग्लोब रखा हुआ है और यहाँ पे ये ग्लोब का ऊपर वाला सिरा है और ये हो गया मार्कर। ठीक है, ऊपर जाने का मतलब इसने जंप किया। जैसे हम जंप करते हैं ना, तो दैट मीन्स हम अर्थ को छोड़ के निकलना चाहते हैं। इमेजिन करना थोड़ा सा कि जैसे नीचे वाला पोर्शन कंसीडर करो, नीचे वाले पोर्शन पे हम ऐसे लटके हो, हमारा सिर नीचे लटका हुआ, अर्थ ऊपर है, पूरा का पूरा ग्लोब ऊपर है, फिर भी हम ऐसे क्यों लटके हुए? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, वरना तो हम उल्टे थोड़े ना लटक सकते। छत पे लटक जाओगे छिपकली की तरह? उल्टे नहीं लटकोगे ना। तो यहाँ पे फिर भी हम अर्थ से ऐसे उल्टे लटके हुए हैं, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। और जब हम जंप करते हैं ना, एक तरह से जो गैलेक्सीज होती, जो स्पेस होता, हम उसमें जा रहे हैं। जंप किया दैट मीन्स हमने अर्थ को छोड़ के आसमान की तरफ कूद गए। तो इसको उल्टी पिक्चर ले लो, इसको अर्थ के, अभी तो हम ऊपर सोच रहे हैं ना, हम ऐसे सोचो कि फर्श पे कूदने की बजाय छत पे कूदेंगे तो नीचे की तरफ नहीं आएंगे। तो ऐसे ही अर्थ का एग्जाम्पल है कि हम अर्थ पे कूदेंगे तो वो नीचे की साइड कूद रहे, मतलब तुम स्पेस में कूद रहे हो एक तरह से। तो यहाँ पे तुम्हें हाइट के अकॉर्डिंग बताना है, एक डेप्थ में बताना है। जैसे अर्थ के अंदर कुआं खोद लो, ठीक है, उस गड्ढे के अंदर नीचे जाओगे तो क्या जी की वैल्यू सेम रहेगी या चेंज होती जाएगी? तो वहां पे हमें बताना है। स्टार्ट करें टॉपिक। नेक्स्ट लिखो, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी with altitude, with altitude, altitude, altitude। देखो यहां पर हमने अर्थ कंसीडर कर लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस होगी r। यहां पे कोई भी बॉडी है जिसका मास है m, अर्थ का मास है कैपिटल M, ठीक है। अब वो बॉडी जंप कर रही है। पहले तो जनरली वो बॉडी यहाँ पे आराम से खड़ी हुई थी, फिर उसने जंप करना शुरू कर दिया। जंप करके वो कहाँ पे आ गई है? यहाँ पे आ गई है। यहाँ से उस बॉडी ने शिफ्ट कर लिया, कितनी आगे तक शिफ्ट कर लिया? h। अब समझे जंप करने का मतलब, ये अर्थ खत्म हो चुकी है यहाँ पे और वो इस साइड आ गया है, ठीक है। इसको तुम ऊपर भी मान सकते हो, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, या फिर राइट साइड में भी कंसीडर कर सकते हो। लिखो सबसे पहले एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द
सरफेस ऑफ अर्थ। G इज इक्वल टू कितना होगा, GM डिवाइड बाई R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट एट द सरफेस के ऊपर। फिर लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट बोल दो या एल्टीट्यूड बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। एल्टीट्यूड भी कितना, h इज कितना होगा, GH इज इक्वल टू GM। अब बताओ रेडियस कितनी होगी। अब रेडियस का मतलब ये नहीं है कि वो अर्थ की रेडियस ले रहे हैं, आर का मतलब यहाँ पे है उस बॉडी के डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। शुरुआत में तो ये कितनी थी, आर थी, लेकिन जैसे बॉडी यहाँ पे पहुंची, हाँ कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच और उसका स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, GH डिवाइड बाई जी, GM डिवाइड बाई R प्लस H का स्क्वायर, और डिवाइड बाई G करेंगे यहाँ पे तो GM डिवाइड बाई R स्क्वायर। इस तरह से हो गया ना, ये रहा डिवाइड, मेन वाला डिवाइड जो है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, GM डिवाइड बाई R प्लस H का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इस पूरे टर्म को उलट दो, R स्क्वायर डिवाइड बाई GM। ठीक है, अब जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, यहाँ पे बच गया R स्क्वायर डिवाइड बाई R प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से नीचे वाली टर्म्स में से क्या कॉमन निकल रहा है, R को मैं बाहर ले सकती हूँ, R को बाहर लेने का मतलब R का स्क्वायर बाहर आएगा, तो मैं R का स्क्वायर बाहर ले लेती हूँ, R की जगह बच गया 1, लेकिन H के साथ तो कोई R है ही नहीं, तो मतलब R कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ गया डिवाइड में, और इस पूरी टर्म का स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से आ गया GH डिवाइड बाई G इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस H R स्क्वायर। ये रेशियो आता है दोनों का। ठीक है, ये रेशियो कब वैलिड होगा, जब H और R लगभग कंपैरेबल होते हैं, तो जब भी न्यूमेरिकल निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लिख लो, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स ओनली व्हेन H इज कंपैरेबल टू द R। अप्रोक्स इक्वल, ऐसा नहीं है कि अगर H की वैल्यू 36 है तो तुम्हारे लिए R भी 36 या 30 होना चाहिए, वो 15 भी होगा ना तो भी मायने रखता है, मतलब R बहुत ज़्यादा या H बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, लगभग कंपैरेबल हो। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या होगा अगर ये दोनों इक्वल ना हो, अगर H की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है R से, उस केस में क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ, GH बाई जी इज इक्वल टू, इस टर्म को ऊपर लेकर जाओगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो कितनी आ गई 1 प्लस H डिवाइड बाई R इसकी पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे जो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने का लॉजिक बनता है यहाँ पे वो क्या है, देखो
पहले तो जब मैं ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करूंगी ना, उसके अंदर अप्लाई करने से पहले चेक करो कि फर्स्ट टर्म कितनी है, 1। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन है ऊपर वाली टर्म स्मॉलर होनी चाहिए नीचे वाली टर्म से। ऊपर कौन सी है, h, नीचे कौन सी है, r। तो या फिर ये बोल दो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने का दूसरा कंडीशन है कि h/r इज लेस देन 1 से कम होनी चाहिए, तभी हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते। कैसे, 1 ऊपर वाली पावर को साइन के साथ, प्लस है तो प्लस लेके आओ नीचे, माइनस है तो माइनस एज इट इज उतार लो और ऐसे लिख दो, वरना तो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बहुत बड़ा होता है ना, तुम मैथ्स के अंदर पढ़ते हो। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, पहली टर्म 1 होने की, दूसरी जो टर्म है वो लेस देन 1 होने की, तो जो भी पावर है चाहे वो -2 हो, -3/4 हो, उसको डायरेक्ट एज इट इज नीचे उतार लो। ठीक है, कर लोगे? तो यहां से GH और G के अंदर हमारे पास रिलेशन आ गया ये वाला। ये न्यूमेरिकल के अंदर तब एप्लीकेबल होगा जब H की वैल्यू लेस देन होगी R से। न्यूमेरिकल के अंदर इस फॉर्मूले का तुम तभी यूज करोगे। ठीक है, हो गया? नीचे लिखो स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में लिखो, ये जो स्पेशल केस करवा रही है सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए है। एग्जाम में तुमने जब तक ना पूछे नहीं लिख के आना है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। वो क्या होगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ G, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ G विद हाइट h इज, कितना डिक्रीज आएगा, स्टार्टिंग की थी G, उसके बाद कितनी रह गई GH, डिक्रीज कर दो कितना आया। जैसे अभी हमारे पास क्या रिलेशन आया था, GH/G इज इक्वल टू 1 - 2h/r, यही आता ना रिलेशन। G को उस साइड ले जाओ तो कितना बन गया, GH इज इक्वल टू G - 2hg डिवाइड बाई R। अगर मैं G को उस साइड लेके जाऊंगी तो इस पूरी टर्म के साथ G मल्टीप्लाई में ये वाली टर्म आ गई। अब इस GH, इसको G में से सब्ट्रैक्ट कर दो, G माइनस GH की वैल्यू यहां से पुट करो, माइनस 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 प्लस ट्वाइस ऑफ hg डिवाइड बाई R, G से G कैंसिल, तो कितनी वैल्यू डिक्रीज हो गई, इतने से डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या बनता है, मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस पर ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थ के सरफेस को छोड़ के ऊपर की तरफ जंप करते हैं, या जितना अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, जैसे चाहे माउंट एवरेस्ट ही हो गया, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी कम होती जाएगी, जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले से, ये तो है G अर्थ के सरफेस पर और ये G है उसकी हाइट के ऊपर। अब जब हाइट पे जाते हैं तो G में से कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाएंगे, अर्थ की ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, कितना कम होगी, इतने से कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो परसेंटेज डिक्रीज, सेकेंड स्पेशल केस बोल दो इसको, परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ G, परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ G। जब भी तुम्हें परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो ना, चाहे G में डिक्रीज निकालना हो या किसी भी टर्म में, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज हो, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो, कभी भी परसेंटेज डिक्रीज निकालना है
तो इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100%। समझ आया? इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ जी पे नहीं लगेगा, हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे तुम्हें परसेंटेज इंक्रीज किसी में भी निकालना हो, चाहे तुम्हारा मार्क्स के अंदर जैसे इस टाइम सितंबर एग्जाम्स में कितने आए, उसके बाद दिसंबर एग्जाम्स में कितने इंक्रीज हुए, तो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। ठीक है, ये किसके इक्वल आया? फिर देखो जी को इस साइड ले आओ, ऊपर वाले में से g माइनस जी एच। अगर g को इस साइड लेके आओगे तो इस साइड कितना बच गया? 2h बाई आर इंटू 100%। और इसी के साथ ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसका ग्राफ देख सकते हो, कुछ इस तरह से आएगा। ये g, ये हो गया r, ये r है, r मतलब अर्थ का सरफेस हो गया। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे g की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। इससे पीछे का ग्राफ मतलब हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। समझ आ गया? ग्राफ डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है इस तरफ हम, ये तो अर्थ यहाँ पे फिनिश हो गई है इस तरह से, ये अर्थ खत्म। अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, बस।